नाजरीन, कश्मीर लाइव के साइंस टॉक्स में आपका खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस सीरीज में जम्मू कश्मीर के साइंटिस्ट से बात करते हैं, उनकी बात करते हैं, उनके काम के हवाले से बात करते हैं और ये देखते हैं कि उनके इमीडिएट टारगेट्स और उनके लर्निंग कर्व कैसी रही और उनकी जो ज़िंदगी है, उनका जो कैरियर है, उससे नई जनरेशन कैसे सबक पाएगी और कैसे चलना है साइंस की दुनिया में। क्योंकि ये इस वक्त की दुनिया जो है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3 और 4 बिल्कुल साथ साथ आ गए और उससे पूरी नॉलेज इकानमी में कंप्लीटली तब्दीली आ गई। तो इसके लिए साइंस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बन गई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद। तो नाजरीन, आपने सुना होगा नैनो टेक्नोलॉजी भी एक बड़ा साइंस है। ये एक साइंस है जिसमें मिनिचराइजेशन, मतलब जो मशीनें हैं, कॉम्प्लिकेटेड मशीनें हैं, उनको छोटे ज़र्रों में तब्दील करके उनसे काम लिए जाते हैं। बड़े बड़े ड्रग डिलीवरी में काम लिए जाते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस सिलसिले में आज हमने दावत दी है इस मौजू पर बात करने के लिए डॉक्टर एहसानुल हक कुरैशी साहब को। ये नैनो साइंसेज में इन्होंने रिसर्च किया है, काफ़ी टाइम से रिसर्च किया है। ये इस वक्त खलीफा यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। इससे पहले कई जगह इन्होंने रिसर्च की है, जिसके बारे में इनसे बात कर लेंगे। डॉक्टर एहसान साहब, आपका खुश आमदीद कश्मीर लाइफ के साइंस टॉक शो में। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर मसूद साहब, काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई है। सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर एहसान साहब। हम कभी आपको भूल ही नहीं सकते, ये नामुमकिन है। आप कितने भी दूर हों, आप अबू धाबी में इस वक्त, लेकिन साइंस हम बड़े मशहूर हैं कि इस वक्त भी हम कलाम हैं। तो डॉक्टर साहब, आपके साइंटिफिक परस्यूट्स पे बात करने से पहले मैं नाजरीन ज़रा ये समझना चाहेंगे कि ये जो नैनो साइंसेज हैं, ये क्या है और इनकी रेलेवेंस 21वीं सदी के इंसान के लिए क्या है। तो इसके इस वक्त गोल पोस्ट्स क्या हैं, किस पर काम हो रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी मसूद साहब एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जो बायोलॉजी से, एनवायरनमेंट से, इंजीनियरिंग से काफ़ी रेलिवेंट है। तो इसमें जो भी आप कोई भी डिवाइस बनाते हैं या कोई मटेरियल या कोई प्रोसेस जो है, वो अगर 10⁻⁹ स्केल पे है तो वो नैनो टेक्नोलॉजी में आता है या नैनो साइंस। जो उससे रिलेटेड जो साइंस है तो दैट्स नैनो साइंस। तो बेसिकली ये सब्जेक्ट जो है, ये पिछले 3 दहाइयों में काफ़ी इसमें तरक्की हुई है और अभी जो है फ्यूचर में भी काफ़ी वर्क जो है वो एक्सपेक्टेड है। जैसे देखते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स में जितनी भी एडवांसमेंट हुई है तो उसमें डेफिनेटली जो है नैनो टेक्नोलॉजी का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो डॉक्टर साहब, आपकी रिसर्च के हवाले से और ये जो सब माइक्रोस्कोप दुनिया है टेक्नोलॉजी की, इसको समझने से पहले ये ज़रूर नाजरीन हमारे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर कुरैशी साहब का सफ़र और लर्निंग कर्व और चैलेंजेस तो कैसे रहे। श्रीनगर से लेकर अबू धाबी की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं आप, रिसर्च कर रहे हैं। तो इसमें कौन से संगमील रहे, व्हाट वर दिस माइलस्टोन्स इन योर career in achieving the position where you are right now? मसूद साहब जज़ाकल्लाह। बेसिकली जैसा आप जानते हैं मेरा ताल्लुक सरहदी इलाका करना से है, जो 6 महीने जो है लगभग जो है वादी से कटा रहता है विंटर में। जैसे कि आपको पता है कि जो नस्ताचून गली है 10-11 हज़ार फीट, वो हमें पार करके जाना पड़ता है। तो वहाँ से मेरा ताल्लुक है। आज भी आपको पता है कि विंटर में हमें काफ़ी मुश्किलात होती हैं। जब मैं एसपी कॉलेज में पढ़ता था तो ये मुश्किलात हमारे साथ तभी थी। कई बार मैं अपने एग्ज़ाम के लिए या अपने साथियों के साथ कई बार पैदल भी इस सफ़र मैंने किया, जो 40-45 किलोमीटर यानी कि 1 दिन में। और आपको जो है पूरा अ, बर्फ़ में रास्ता बना के चलना, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप आपको पता होगा कि जब साधना के पास पहुँचे आप उस तरफ से, तो रास्ता पकड़ के आपको कम से कम 500 मीटर चढ़ना पड़ता है ऊपर, या 400 मीटर। तो ये मेरा वहाँ से ताल्लुक है। तो उसके बाद मैंने मास्टर किया पुणे यूनिवर्सिटी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो उसके बाद मैं साउथ कोरिया में चंबुक नेशनल यूनिवर्सिटी, जिसे अभी जम्बुक नेशनल यूनिवर्सिटी कहा जाता है, वहाँ से मैंने पीएचडी की है नैनो टेक्नोलॉजी एंड साइंस में। तो फिर मैं जापान में तोयामा यूनिवर्सिटी में रहा 2 साल एज़ अ बिज़नेस लैबोरेटरी बीबीएल पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। तो 2010 में मुझे पहली पोज़ीशन मिली एज़ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन नैनो टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में। तो वहाँ मैं 2015 तक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर रहा, फिर 2016 से मैं एसोसिएट प्रोफ़ेसर हुआ।
तो 2019 में मैंने खलीफा यूनिवर्सिटी अबू धाबी में मूव किया है। तो यहाँ पे मैं सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर हूँ केमिस्ट्री में गवर्नमेंट। तो डॉक्टर साहब, हम इस साइंस पे बात करने से पहले ज़रूर ये पूछेंगे कि आपने इतना काम किया, इतनी जगह काम किया, पहले पीएचडी किया, उसके बाद पोस्ट डॉक किया, उसके बाद जो बड़ी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है ये सऊदी अरबिया में, जहाँ इस पर मतलब पूरी केमिस्ट्री तो वहाँ से चलती है बिकॉज ऑफ फ्यूल्स। आपने पीएचडी में क्या काम किया जो हम आम इंसानों को बता सकते हैं, और बाद में आपने क्या किया? जी, जी। जो मेरा पीएचडी में जो मेरा काम था वो यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी स्पेशली जो है मैं नैनो लिथोग्राफी पे काम करता हूँ, लिथोग्राफी क्लीन रूम पे। तो इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी पे मैंने काम किया है पीएचडी में, जहाँ पे जो मेरा काम था कि जो नैनो स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ मटेरियल्स के, वो उसको पहले खुद बना के जो है फिर उनसे एक बेसिक डिवाइस बनाई जाए और नैनो स्केल पे। तो क्लीन रूम फैसिलिटी में, जहाँ पे क्लीन रूम फैसिलिटी उसे कहते हैं जहाँ पे जो है ना जो पार्टिकुलेट मैटर है वो बहुत कम होता है। वो उसकी उसकी डिफरेंट डेफिनेशंस होती है, 100 ग्रेड, 1000 ग्रेड, 20 ग्रेड के हिसाब से ना। तो उसके बाद जो है मैं पोस्ट डॉक्टरशिप के लिए मैं जापान में गया, और वहाँ पे मैं जो मेरा काम था वहाँ पे मैं हाइड्रोजन सेंसर डिवाइसेस जो बना रहा था बेसिकली। तो आपको पता है कि जैसे हाइड्रोजन जो है अ, हम काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, बहुत पहले से ही। बट बेसिकली वो जो है वो ब्लू या ग्रे हाइड्रोजन उसे कह सकते हैं। तो नाउ पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स द ग्रीन हाइड्रोजन, उसके बारे में मैं आपको बात तफसील से बताऊँगा। बट जो बेसिकली हाइड्रोजन है वो 4% से ज़्यादा एक्सप्लोसिव है। तो जहाँ पे भी आप इंडस्ट्रियल सेटिंग में कहीं पे भी आप यूज़ कर रहे हो, हाइड्रोजन आपको पता है कि क्लीन फ्यूल भी है, तो व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ अ फ्यूचर ऑफ द फ्यूल एक्चुअली। सो जो बेसिकली जो डिवाइसेस जो सेंसर्स होते हैं उसको टैंक्स के साथ जो है वहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है, ताकि जो है अगर पार्ट्स पर मिलियन में भी बहुत कम यानी कि क्वांटिटी में भी गैस अगर निकले तो वो उसको सेंसर डिटेक्ट करेगा, फिर आपके पास सेफ्टी वॉल्व्स होंगे तो आप उसको जो है सेफ रखें। तो वहाँ पे ये मेरा काम था। तो मैं वहाँ पे नैनो स्केल पे जो है हाइड्रोजन सेंसर बना। जब मैं सऊदी में आया वहाँ पे भी मैंने पहले यही इसी तरह की एक लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की। तो चूँकि जो नैनो स्केल सेंसर्स होते हैं बेसिकली वो सेमीकंडक्टर्स मटेरियल के बने होते हैं। तो वहाँ पे फिर मैंने थोड़ा-सा शिफ्ट लिया अपने एरिया में, तो फिर मैंने सेंसर के साथ-साथ जो है हाइड्रोजन प्रोडक्शन पे भी काम किया। हाइड्रोजन प्रोडक्शन जो है हम जो है जैसे पानी को तोड़ के हम जो है सादे लफ्ज़ों में मैं आपको ये बताऊँ कि हम हाइड्रोजन बना सकते हैं। अभी ग्रीन हाइड्रोजन की बात हम कर रहे थे जैसे, कि ग्रीन हाइड्रोजन ये है बेसिकली कि जो आप जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड या मतलब जो है जो इस तरह की ग्रीन हाउस गैसेज़ है वो खारिज ना हो एटमॉस्फेयर। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है वो किया जाता है। बट ये कि आप जो है फोटोवोल्टिक्स यानी कि सोलर सेल को हम ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सोलर सेल से आप लेंगे, और जो है आप वाटर को ब्रेक करेंगे और वहाँ से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फिर सेपरेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी आर वर्किंग। तो ये क्लीन एनर्जी में आता है। तो इस वजह से जो है इसमें इस वक़्त दुनिया के जो तरक्की याफ़्ता मुल्क हैं, वो बहुत ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन पे जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि एक तो जैसे कि इसे मतलब फ्यूल ऑफ द फ्यूचर कहा जाता है, और उसके बाद जो है आप देखें कि जो भी हमारे जो ये हरे-भरे पत्ते हैं, जो हमारा खाना-पीना जो है, ये उसके बगैर मुमकिन नहीं है। जो हम खाद डालते हैं यूरिया, इसके लिए हाइड्रोजन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है। पहले हाइड्रोजन जो है वो होना चाहिए, फिर उससे हम अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया से फिर यूरिया बनाते हैं। तो यानी कि ये हर वक़्त में जो है हाइड्रोजन की अहम ज़रूरत है। इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट टू हैव हाइड्रोजन। अब ये है कि जो उसकी प्रोडक्शन है बेसिकली अगर आप उसे क्लीन सोर्सेज़ से लाएँ, तो व्हिच इज़ गुड, तो व्हिच इज़ व्हाई इट्स कॉल्ड एज़ अ ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये एक एरिया है, और उसके बाद जो है अभी हम और भी कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम रिड्यूस कर रहे हैं, इनको उसको कन्वर्ट कर रहे हैं जो बेसिक मॉलिक्यूल्स में, जो क्लीन फ्यूल भी हो सकते हैं, जो केमिकल्स भी हो सकते हैं, ताकि उसका जो इम्पैक्ट है वो एनवायरनमेंट से थोड़ा नाज़रीन को मैं ये बता दूं कि ह्यूमैनिटीज़ और साइंस के में रिसर्च करने का एक फंडामेंटल फ़र्क ये है कि ह्यूमैनिटीज़ में कोई भी पीएचडी करे किताब तो बन ही जाती है, लेकिन ये साइंस में ज़रूरी नहीं है।
और साइंस की थीसिस, कोई बड़ी थीसिस भी 2 पेजेस पर लिखी जा सकती है, क्योंकि दुनिया इतनी कम्प्लेक्स है, इंसान का निज़ाम इतना कम्प्लेक्स है, यूनिवर्स इतनी वसी है कि आप एक छोटी सी गुत्थी को भी सुलझाए तो वो पीएचडी हो सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो किताब हो सकता है, बड़ी मोटी किताब हो सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुहक्किक हैं साइंस में जो बहुत ही खुशकिस्मत रहे हैं कि जिनके पीएचडी में से जिनका टेक अवे सीधे मार्केट में गया, या आप जिनका पोस्ट डॉक में कोई उन्होंने छोटा सा काम भी किया तो वो फटाफट कंपनीज तैयार थी उस टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू को इम्प्लीमेंट करने में। तो डॉक्टर साहब, आपके हवाले से कुछ ऐसा हुआ? जो हमारा बेसिकली जो काम है वो मटेरियल्स पे है, फंडामेंटल मटेरियल्स पे। तो हमने काफ़ी मटेरियल्स को जो है डेवलप किया है नैनो स्केल पे। बहुत सारे सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है वो डेवलप किए नैनो स्केल पे, उनकी स्ट्रक्चर पे, उनकी खासियतें जो है उस पे हमारा ज़्यादा जोर है। तो ये जो है देखें, जैसे आपने बताया कि साइंस में जो है मतलब इस पे काफ़ी मेहनत लगती है। बहुत मेहनत लगी। तो हमारा भी ये है कि हम भी सीखते हैं हर रोज़। ये इतना बड़ा समंदर है कि जिसमें हर रोज़ हम थोड़ा-थोड़ा ही सीखते हैं, तो ये पूरा कुल मिला के बहुत थोड़ा पड़ जाता है। बहुत थोड़ा तो पड़ा। जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं, उनसे आप इंस्पायर हो सकते हैं। बट ये कि वहाँ तक पहुँचना जो है ये मतलब इतना ही है कि जैसे आप देखते हैं कि अभी हम जिन डिवाइसेस के ज़रिए काम कर रहे हैं, जो हमारे पास ये मोबाइल डिवाइसेस है, इसमें लिथियम बैटरी है, बहुत स्मॉल स्केल डिवाइस है ये। इसका जो इसका एनोड मटेरियल है, जो एक साइड है, जो एनोड, एक इलेक्ट्रोड जो है, वो बेसिकली ग्रेफाइट है। तो ये एक पीएचडी थीसिस थी प्रोफेसर रशीद यज़ानी की। वो एक मोरक्को के मुसलमान साइंटिस्ट हैं माशाल्लाह, उनको अमेरिकन ड्रैपर प्राइज़ मिला है इस पे। तो जो आपने बताया कि डेफ़िनेटली ऐसा कई बार हुआ है कि जो बड़े-बड़े जो लोग हैं, उनका जो है उसी तरह का होता है, तो वो लोग भी बड़े चोज़न होते हैं। बहुत तो चूज़न होते दे रियली वर्क वेरी हार्ड। तो उनके लिए प्रोफ़ेशनलिज़्म बहुत इम्पोर्टेंट है। उनकी लाइफ़ में आप देखेंगे अगर जो है वो मतलब सो बाकी चीज़ें बहुत कम है। दे आर वेरी प्रोफेशनल, दे आर ब्रिलियंट, दे आर जीनियस। तो बहरहाल ये है कि उनसे बहुत सीखने को मिलता है। वैसे लोगों से हम तो जो है बस सीखते हैं हर रोज़। हैं। नहीं नहीं, उसमें डॉक्टर साहब, इसमें बेसिकली साइंस का एक अजीब अपना मिजाज है, और साइंस की मैक्सिमम डिस्कवरीज जो रही हैं वो हादसे हुए। जी, मतलब जरूरी नहीं है कि एक डेफिनेटली। साइंटिस्ट एक पर्टिकुलर चीज पे काम कर रहा था और उसमें कामयाब हो गया। वो एक चीज पे काम कर रहा था तो अचानक उसके केमिकल्स इधर उधर बिखर गए तो दूसरी चीज सामने आ गई। साइंस की हिस्ट्री में तो ऐसी चीजें होती रहती हैं। जी, लेकिन मामला यह है कि इंसान की जिंदगी और कायनात का वजूद इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं कि अभी तक हम बायोसाइंसेस में सेल को पूरी तरह मैंने मतलब समझ नहीं पाए। प्रोटीन अभी चैलेंज ही चैलेंज है। मतलब ये कोई नई बात नहीं है कि मतलब हर एक साइंटिस्ट कामयाब हो जाए, कोई नोबल वोबल ले आए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन ये जुस्तजू है एक जी, सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताऊँ कि जो आपके करियर में सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे कि मैं जो भी मेरा छोटा-मोटा जो मैंने काम किया, जो एफर्ट जो भी मैंने काम किया है कि जिस काम को आप दिली तौर पे आपको लगा हुआ है, दिन-रात आप काम करते हैं, तो ये सबसे अच्छा है कि आपको मतलब यू रियली एन्जॉय व्हाट यू वांट टू डू। एग्जैक्टली। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मतलब मैंने कई माशाल्लाह हमारे यंग बच्चे ऐसे देखे हैं, उनमें मैंने देखा है कि उनको जो काम करने की शौक है, तो उसमें वो बहुत अच्छा करते हैं। तो एटलीस्ट मतलब जो है मतलब अपने आप को अगर सैटिस्फाई करें, तो ये बड़ी बात है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। बेसिकली साइंस बहुत वैसी हो रहा है। बायोकेमिस्ट्री में जब इतनी सुपर स्पेशलाइजेशन हो गई कि ये कजिन नहीं लग रहे हैं, ये डिस्टेंट कजिन भी नहीं लग रहे हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड साइंस है। ये तो ठीक है रशीद साहब, आज पढ़ाते तो आप हैं ही, लेकिन रिसर्च का फोकस आपकी लैब का क्या है आजकल? हमारा जो फ़ोकस है, हम नए तरह के मवाद यानी बनाते हैं, जो नैनो स्केल पे हैं डेफ़िनेटली। फिर उनकी जो ख़ासियत है, मुख्तलिफ़ किस्म की ख़ासियत है, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसके बाद जो है उनको हम इस तरह से बनाते हैं ताकि वो क्लीन एनर्जी एप्लीकेशन के लिए आएँ।
उसमें जैसे मैंने बताया कि हाइड्रोजन हमारी प्रायोरिटी है कि हाइड्रोजन जो है वो मतलब है ना बहुत इम्पोर्टेंट है एज ए क्लीन एनर्जी फ्यूल और एज ए फर्टिलाइजर्स के लिए जो एज ए बिल्डिंग ब्लॉक। एक तो ये फोकस है, दूसरा जो है हमारा फोकस जो है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड पे है कि उसको हम कैसे कन्वर्ट। आपको पता है कि अभी जो है जो CO2 का लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज बहुत सारे जो है मतलब इश्यूज हैं। तो ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, तो इस पे जो है ना आप फंडामेंटल काम बहुत कर सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग इसमें जो है कोशिश करें कि आप इसे कन्वर्ट करें किसी भी क्लीन फ्यूल में, जैसे उसको हम एथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसे जो है फोमिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो एज ए केमिकल जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि एक जो है वो कंटिन्यूटी रहे, तो वो जो है वो इन्वायरमेंट में ना रहे। तो ये एक हमारा फोकस है। उसके बाद जो है और भी हमारे कुछ काम हैं। तो जैसे ये बैटरीज पे हमारा जो है काफ़ी इंटरेस्ट है कि हम इलेक्ट्रोलाइट्स पे काम कर रहे हैं। इसमें एक तो कैथोड एनोड होता है, दूसरा जो है इलेक्ट्रोलाइट बहुत इम्पोर्टेंट। आपने देखा होगा कि कुछ अर्सा पहले जब ये सैमसंग 9 जो आया था S9, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स थी कि वो लोगों को इवन ट्रैवलिंग के लिए नहीं अलाउ किया जाता, क्योंकि उसमें जो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ऑर्गेनिक है, तो वो अनसेफ था। तो इस वजह से जो है इलेक्ट्रोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो हम सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जो है ना वो काम कर रहे हैं, सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट डेवलप किए हैं करेंट लिथियम बैटरीज के लिए। तो ये एक दूसरा फोकस है। तो बाकी जो है ज़्यादा जो हमारा काम है बेसिकली, बिकॉज वी बिलोंग टू फंडामेंटल साइंस, तो हम जो है बेसिक प्रॉपर्टीज पे ही फोकस रखते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आपने क्लीन हाइड्रोजन की बात की, ये तो अब इस पर जबरदस्त काम हो रहा है एज अल्टरनेटिव फ्यूल। और इसकी अल्टरनेटिव फ्यूल की वजह ये है कि पेट्रोलियम पॉलिटिकल भी हो गया और एक्सपेंसिव भी हो गया। जी और दूसरी बात ये कि ये जो नेचुरल फ्यूल्स हैं, अब इसमें हमने इतना एक्सप्लॉइट किया ये नेचुरल रिसोर्स कि अब बहुत कम ही कहते हैं रह गया। शायद बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अब ओपेक की जो दादागिरी है तो कम हो जाएगी क्योंकि फ्यूल ही कम हो जाएंगे। तो लेकिन व्हाट इज द स्टेटस, हाउ सून विल आवर ऑयल वेल्स ड्राई अप? ये जो भी मतलब डेटा अवेलेबल है उसमें अभी नेक्स्ट 30-40 ईयर्स तो वो नहीं दिखा है, बट ये कि अब जो ऐसे जो है ना आप एक यानी कि इसको कहते हैं एनर्जी बैलेंस है ना, जो एनर्जी बैलेंस का जो मतलब प्रोसेस है उसमें मिक्स या आपके यहाँ उसको एनर्जी मिक्स भी कह सकते हैं। तो उसमें जो बाकी जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जीज है उसको भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। गवर्नमेंट्स जो है, हर गवर्नमेंट दुनिया में जो है वो इसको सब्सिडी देती है ना, कि अब जैसे विंड मिल्स हैं, फोटोवोल्टिक्स अगर आप देखेंगे तो जब से ये चाइना में गया तो बहुत प्राइसेस डाउन हो गए। तो अब जो है बहुत चिपली मतलब आप जो आपके जो पैनल्स हैं वो अवेलेबल है, तो इसकी प्राइस में काफ़ी फर्क पड़ा है। तो इस वजह से इस वक्त तो ये फोकस है कि भाई एनर्जी मिक्स होनी चाहिए, तो ताकि जो है मतलब एक बैलेंस हो। उससे क्या होगा कि जो CO2 है उस पर भी जो है वो भी कम प्रोड्यूस होगा, एमिशंस भी कम होंगे थोड़ा, और जो है रिन्यूएबल एनर्जीज जो है उसका भी मार्केट बढ़ेगा। तो दुनिया के जो है हर तक याफ्ता मुल्क जो है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो है हाइड्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इस वजह से कि जो ऑलरेडी मार्केट में अभी जो है अगर आप देखेंगे तो 7% जो है वो लगभग 7 या 8% जो है वो क्लीन हाइड्रोजन ऑलरेडी आ रहा है। तो अब उसका टारगेट है फर्दर, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी US का टारगेट था कि 2024 में जो है उसको 11% किया जाए टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन में। तो वो और भी ज़्यादा हो सकता है कि उसमें दो इम्पोर्टेंट पहलू हैं। अगर आप जैसे देखें, जब आपका सी वाटर है तो ये हाइड्रोजन जो है पानी से प्रोड्यूस किया जाता है बेसिकली। तो उसको जो है अगर आप वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइजर लगाएंगे तो सी वाटर के साथ में वहाँ पे, चूंकि अक्सर जो सी के करीब में जो है वो मतलब विंड मिल की लोकेशन होती है, तो आप उसको विंड टर्बाइन पे भी मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस को कर सकते हैं, और आप जो है मतलब उसको जो है फोटोवोल्टिक से भी कर सकते हैं, यानी कि सोलर सेल से भी उसको जो है कर सकते हैं। तो ये दैट्स हाउ इट्स अ ग्रीन हाइड्रोजन। तो इस पे अभी जो है हर जगह पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो है जितने भी इवन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज भी है वो भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सऊदी में अगर आपने देखोगा जो नियोम है वहाँ पे $5 बिलियन का एक नया प्रोजेक्ट लगा हुआ है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। ऐसे ही ओमान में, बाकी जितने भी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया बहुत जो है इसमें कर रहा है, कनाडा,
यूएस, यूके, और अभी रिसेंटली आपने अगर देखा होगा इंडिया में भी जो है बहुत बड़ा प्लांट लगाने की जो है कोशिश की है। वो ये कि उसको सी वाटर को जो है वो उससे जो है हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाए तो इलेक्ट्रोलिसिस। और इसके दो पहलू, उसके जो इलेक्ट्रोलिसिस है बड़ा जबरदस्त प्रोसेस है। उसमें आप हाइड्रोजन एक साइड से प्रोड्यूस करते हैं और दूसरे साइड से ऑक्सीजन। आपको याद होगा कि पिछले साल जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई थी, तो बिल्कुल। अगर आपके पास बेस्ट इलेक्ट्रोलिसिस टेक्नोलॉजी हो तो आप नॉर्मल जो दरिया के पानी से उधरी लगा के ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके प्रोड्यूस उसको करेंगे। स्टोर कर सकते हैं आप। तो बाद में ऐसा भी बहुत सारा फैसिलिटीज उन्होंने एक शॉर्ट टर्म के लिए कुछ इलेक्ट्रोलाइजर भी लगाए ताकि इसको जो है ना ऑक्सीजन की डिमांड को जो है मतलब पूरा किया जाए सामान। डॉक्टर साहब, इस प्रोग्राम को कंक्लूड करने से पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि ये दुनिया कितनी नजदीक है एक ऐसी लोकोमोटिव के हवाले से जो हाइड्रोजन या अल्टरनेटिव एनर्जी पे, अभी तो हम जहाज भी उड़ा रहे हैं, पायलट जहाज इस पर जो सोलर एनर्जी से चलते हैं, या हम हमारे पास कुछ गाड़ियां तो प्रोटोटाइप्स हैं, बट कितना टाइम और लगेगा दुनिया को, क्योंकि आपकी नजरें तो बहुत वसी हैं वहां से। नहीं, अगर आप कनाडा में, अमेरिका में, बाकी कंट्रीज में आप देखेंगे हाइड्रोजन जो है हैवी जो ट्रक्स हैं आपके वो तो ऑलरेडी हाइड्रोजन पे चलते हैं मार्केट में। जैसे एयर प्रोडक्ट और बहुत सारी कंपनीज जो है उन्होंने तो ऑलरेडी जो इंस्टॉलेशन लगाई हुई है। जैसे बैटरी के लिए आपके चार्जर होते हैं, तो ऐसे हाइड्रोजन के लिए भी जो है आपकी लोकेशंस होती है स्टोरेज वगैरह वगैरह के लिए। तो जो है हैवी ट्रक्स के लिए तो ये तो मतलब जो है ना ये दो के इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है अभी जो बात कर रहे हैं, जैसे टेस्ला है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो बैटरीज पे है, तो इसमें कंपटीशन है। डेफिनेटली जो स्मॉल स्केल जो आपकी जो जो ट्रांसपोर्ट है वो तो बैटरीज पे जाएगा डेफिनेटली, मतलब दिस व्हाट द एक्सपर्ट सेज है ना। मगर आप जो है जैसे मैंने बताया हाइड्रोजन तो जो है ना इस बिल्डिंग ब्लॉक है, ये तो हमेशा रहने जब तक हम खाना पीना खा रहे हैं। तो अब ये है कि उसके उसकी इम्पोर्टेंस इस वजह से है कि उसको प्रोड्यूस जो किया जा रहा है वो क्लीन तरीके से किया जाए, यानी कि जिसे हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। वो ब्लू या ग्रे ना हो जिससे जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ CO2 जो है प्रोड्यूस करते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट। तो वो जो है वो मतलब एटमॉस्फेयर के लिए जो है वो ठीक नहीं है। तो डॉक्टर साहब, आपने अपने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए इतना वक्त निकाला, और हम उम्मीद करेंगे कि हम जल्द आपके साथ फिर बात करेंगे साइंस के हवाले से, नॉलेज के हवाले से, और उम्मीद करेंगे कि कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो जिसमें हमारा भी, इतना सारा ओशन है साइंस का, थोड़ा हमारे भी चार ड्रॉप हों तो कौन सा फर्क होगा। तो लेकिन एक चीज़ है कि इसमें से एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हम भी साइंस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जी, थैंक यू मकसूद साहब, जज़ाकल्लाह इनवाइट करने के लिए। मेरे में पैगाम होगा जो हमारे बच्चे हैं कश्मीर में, उनके लिए जो है ये है कि मेहनत करें और उनके लिए बहुत सारे मौके हैं, वो आगे जाने की कोशिश करें। जो है हमारे जैसे आपको पता है कि जेके साइंटिस्ट बड़ा अच्छा काम कर रही है बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ। इसमें बच्चों को वहाँ पे ट्रेन किया जाता है और उनको कि भाई आपने स्कॉलरशिप्स के लिए कैसे जो है अपने आप को तैयार करना है। उनको मेंटरशिप प्रोग्राम्स में बताया जाता है, उनको जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के डिफरेंट जो हमारे लोकल जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मिलाया जाता है ताकि वो अपने आप इस चीज़ के लिए तैयार करें। डेफिनेटली जो है ये साइंस एक बहुत अच्छा करियर है। मैं ये कहूँगा कि जिसमें अगर आप अपनी मेहनत से काम करेंगे तो डेफिनेटली जो है आपको अपने दिल को जो है आपको तस्कीन होगी। तो ये हमारा पैगाम होगा कि एक आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि बहुत खूबसूरत हदीस है कि 5 चीज़ों से पहले जो है ना 5 की जो उसका मैं आपको एक सम टोटल बताता हूँ। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जो 5 चीज़ें हैं उस पे आप जो है फ़ोकस करें जब तक कि आपके पास से वो वैनिश हो जाए। जैसे कि इंसान जो है उसका जो वक़्त है, जिन बच्चों के लिए कि जो वक़्त ज़ाया किया जाता है, उसको अगर हम कन्वर्ट करें अच्छी चीज़ के लिए कि ऐसा ना हो कि उस इंसान को बाद में जाके शिकायत हो कि काश मैंने वो वक़्त अपना जो है गुज़ारा। ऐसे इंसान की हेल्थ है कि जब उसको अच्छी सेहत है वो उसको अच्छी चीज़ के लिए, पढ़ने के लिए, मेहनत के लिए जो है वो लगाएँ। अ, ऐसा ना हो कि उनको बाद में ये लगे कि यार काश उस वक़्त अच्छी सेहत थी, मैं कुछ नहीं किया है ना। तो अब जो है इसी तरह से जो आपकी ज़िंदगी है, इसी तरह से जो मतलब अच्छा हम अर्न करते हैं और उसको भी अच्छी तरह से लगाया जाए। तो ये इसमें बच्चों के लिए पहली 2-3 बातें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं कि वो उस पे जो है कारबंद रहें और उनको डेफ़िनेटली जो है कामयाबी देगा। तो ये मेरा पैगाम होगा।
जज़ाकल्लाह खैर, सो काइंड ऑफ यू। तो डॉक्टर साहब, सो ग्रेट ऑफ यू। ये बात सही है कि ये पूरी दुनिया और कायनात में दो बड़े डायमेंशन हैं, एक टाइम है, दूसरा स्पेस है। तो इसी पर तो दुनिया कायम है, इसीलिए शायद वजह है कि अल्लाह ने भी वक्त की कसम खाई है। इसलिए वक्त की पाबंदी और वक्त का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है वक्त गुजरने से पहले। बहुत अच्छा पैगाम डॉक्टर साहब आपने दिया है। हम आपके बहुत मशकूर हैं और उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में फिर हम आपसे बात करेंगे। सो थैंक यू गुड सो लक मच। टू यू डॉक्टर। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। फिर हम आपसे बात करेंगे। सो थैंक यू गुड सो लक मच। टू यू डॉक्टर। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।